Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। आज लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शायद आपको एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा होगा। एक्सरसाइज 18.7 क्वेश्चन 4। और इससे पहले 3 क्वेश्चन जो है सेपरेटली वीडियोस में अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए पेश कर चुके हैं और आपको उसका सलूशन सिखा चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4 पर, और इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू कॉन्सेप्ट के साथ ही करेंगे आपसे। सलूशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की देर है। आइए स्टूडेंट, मैं इसको क्वेश्चन को आपके सामने पहले वाज़े करूँगी। ये है क्या, मेरा ख्याल है अब नज़र आ गया होगा। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं लेबर कॉस्ट, लिख दिया कॉस्ट है, COSTS कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कहते हैं लागत को या मज़दूरों की मजदूरी। जब मज़दूर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है मजदूरी लेते हैं, और मज़दूरों को वर्कर्स भी कहा जाता है। तो जो लेबर कॉस्ट है उसको C के अलामत से कह रहे हैं शो करें। वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज T। जो लेबर कॉस्ट है यानी मजदूरी है, मज़दूरों की तनख्वाह, उसका इन्हिसार 2 चीज़ों पर होता है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स पर होता है कि वर्कर्स की तादाद कितनी है जो किसी काम को सर अंजाम दे रही है, और नंबर 2 एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़ पर होता है कि वो काम कितने दिनों में किया जा रहा है। और दोनों लेबर कॉस्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर कम होंगे तो कम मज़दूरों को कम मजदूरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट लेबर कॉस्ट कम होगी। लेकिन उस काम को करने के लिए अगर ज़्यादा मज़दूर दरकार हैं, अब वो काम से मुराद कोई बिल्डिंग की तामीर हो सकती है, काम से मुराद किसी रोड की रिपेयरिंग हो सकती है। तो देयर आर मैनी जॉब्स, कोई सी भी जॉब हो सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। इस डेट क्लियर? तो उसके लिए वर्कर्स तो दरकार होते हैं ना, और काम को कंप्लीट करने के लिए बाज़ औक़ात अगर बड़ा काम है तो ज़्यादा दिन भी चाहिए होते हैं, डेज़ भी दरकार होते हैं कॉस्ट के साथ साथ। तो इसी से रिलेटेड ये रियल डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम है कि लेबर कॉस्ट जो है जॉइंटली वेरी कर रहा है नंबर ऑफ़ वर्कर और एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ। वर्कर अगर ज़्यादा होंगे तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें कि किसी काम को ख़त्म करने में ज़्यादा दिन दरकार हैं, तो जब वही मज़दूर ज़्यादा दिन तक काम करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, ज़्यादा तनख्वाह लेंगे, लेबर कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी। तो पता चला लेबर कॉस्ट का इन्हिसार 2 चीज़ों पर होता है। एक नंबर ऑफ़ वर्कर्स पर होता है कि वर्कर्स की तादाद क्या है, और नंबर 2 किस पर होता है, नंबर ऑफ़ डेज़ पर होता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, दिन कितने हैं। तो उससे रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। और ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। इसमें 1-2 चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लें। पहले स्टूडेंट्स, सिंबल्स, वो सिंबल्स क्या होंगे उनको पहले हमें समझना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट को स्टूडेंट्स हम शो करते हैं, ये लेबर कॉस्ट है, C की अलामत से शो कर रहे हैं। मैं फिर भी एहतियातन यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार नहीं वो करना पड़े। लेबर कॉस्ट, इसको कैपिटल C से शो किया। ये लागत है, ये तनख्वाह है, मज़दूरों की मजदूरी है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी मज़दूरों की तादाद, उसको N से शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और सही है ना, आप लोग सब खैरियत से हैं? पढ़ाई वगैरह सही हो रही है आप लोगों की? यकीनन दीगर सब्जेक्ट भी आपके अच्छे चल रहे होंगे इंशाल्लाह। नंबर ऑफ वर्कर N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज D। नंबर ऑफ डेज को किससे शो करेंगे, D से। ये सिंबल्स जो है ना आपने याद रखने हैं D से, अब मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और इन्होंने एक पहली जो स्टेटमेंट है उसमें बता दिया कि लेबर को ज्वाइंटली
वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर एंड आल्सो लेबर ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे कॉस्ट उतनी दिन ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा दिन तक वो काम करेंगे कॉस्ट उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, कॉस्ट उतनी ज़्यादा आएगी, ये कहना चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सी डायरेक्टली वेरीज विथ एन एंड डी। इन दोनों को जोड़ के लिख दें तो ये इसमें दोनों प्रोपोर्शन आ गए, डायरेक्टली वाली दोनों आ गई, इसलिए इसको कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। क्या कहा जाता है इसे? ज्वाइंट वेरिएशन, जिसमें दो से ज़्यादा जो है वो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको ज्वाइंट वेरिएशन का नाम दिया गया। ओके, तो ये एक थीम तैयार हो गई है। आइए अब डेटा बनाते हैं, डेटा बनाएं इस क्वेश्चन का। यस, डेटा में लेबर कॉस्ट ये तो बता दिया आपको। अब कह रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज 9000। इस जुमले पे गौर करें, कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, ये किसकी तादाद देती? वर्कर्स की तादाद, उसको हम एन से शो कर रहे हैं। 100 वर्कर्स 15 डेज, डेज को किससे शो कर रहे हैं स्टूडेंट? डी से। कॉस्ट कितनी आ रही है? 9000, और कॉस्ट को किससे शो कर रहे हैं? सी से। ओके, 9000 रुपीज़ कहना चाहिए। ये इनिशियल कंडीशन दे दी जो के इक्वेशन के बनाने में मदद करेंगी, और इक्वेशन और के कांस्टेंट के की वैल्यू मालूम करने में हेल्प, क्योंकि प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ जब इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं? के, और साथ में एन डी। तो ये के हमें मालूम करना होता है। उस के को मालूम करने के लिए ये 3 इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल की जाती हैं, और उसके बाद फिर रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? देन फाइंड द लेबर। अब कह रहे हैं फाइंड, क्या मालूम करें? लेबर कॉस्ट बताएं, यानी आपको सी मालूम करना है। लेबर कॉस्ट बताइए 300 वर्कर्स फॉर 20 डेज। अगर वर्कर्स की तादाद जो है 300 हो जाए, एन कितना हो जाए? 300, और डेज जो हैं वो कितने ले लिए जाएं? 20। पहले 100 मजदूर काम कर रहे थे, अब अगर आपने मजदूर 300 कर दिए, पहले दिन 15 थे, अब आपने दिन भी बढ़ा दिए, 20 दिन कर दिए, तो अब बताएं कॉस्ट क्या होगी ना? अब जाहिर सी बात है, आपने एक तो वर्कर्स की उस काम को ख़त्म करने के लिए आपने वर्कर्स की तादाद बढ़ा दी, 100 से 300 कर दिए, और साथ में दिन भी बढ़ा दिए, 20 डेज कर दिए काम को ख़त्म करने के लिए। तो अब बताएं कॉस्ट कितनी लगेगी? इसका मतलब ये हुआ कि अब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी ना, क्योंकि तादाद भी बढ़ गई है वर्कर्स की और दिन भी बढ़ गए, ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा मजदूर हैं तब भी ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये है। अब देखें 9000 से बढ़कर कितनी ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा सोल्यूशन। स्टेटमेंट जो दी हुई है ये तो आपको समझाने के लिए बताया था, यहाँ पर दोबारा लिखें, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड डी। सही है, प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो के लगाएंगे और साथ में एन डी। इसको नाम दे दें स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर के 1 का। ये के इक्वेशन तैयार हो गई। अब यहाँ पर आपने सी एंड डी की कीमतें पुट करनी है, पता है ना? पुट सी कितना? इनिशियल कंडीशन जो गिवन है ताकि के निकल सके। सी है 9000, एन है 100 और डी है 15। इक्वेशन 1 में पुट करें तो सी की जगह आ जाएगा 9000, के तो मालूम करना है, एन की जगह 100 और डेज हैं 15। ठीक है, ओके। अब दोनों तरफ से 2 0 काट सकते हैं आप। ये 2 0 से कट गए। यूँ समझ लें दोनों तरफ की साइड्स को 100 से डिवाइड कर दिया
ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है कि तलबा इसको कैप्चर करें इस चीज़ को। एक तरीका और है, इसमें दोनों को उधर भेजें हैं पहले आप, फिर डिवाइड करें ऊपर नीचे से, वो भी ठीक है। आपको वो ईजी लगता है तो उस तरह कर लें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फिर भी इसकी, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व लाइक दिस। दोनों तरफ कटिंग हो सकती है ना, बड़े से बड़े नंबर से काट दें। अभी 100 के टेबल से कट जाएगा, 100 1 100, और फिर 2 0 यहाँ से कट गए, 2 वहाँ से कट गए। समझ गए बात को? दैट्स इट, आसान कटिंग है। तो यहाँ क्या बचेगा? 90, लेफ्ट पे क्या रह जाएगा? 90 इज इक्वल टू के, और यहाँ 15 1 15। अब मज़ीद कटिंग हो सकती है दोनों तरफ से। देखें मैं आपको बताऊँ कैसे हो। दोनों तरफ 15 के टेबल से कट रहा है। फिर से देखें, 15 1 15 और 15 6 90। देखा? तो 6 इज इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 इज इक्वल टू के। आपने नई लाइन से लिखना है वर्टिकली। मुझे तो यहाँ चीज़ें शो करनी है, इसलिए मैं यहीं इस पेज पे कर रहा हूँ। 6 इज इक्वल टू के, या साइड चेंज कर दें। और ये जो हिस्सा है तो समझाने के लिए बताया था, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो k इज इक्वल टू 6, या इसको आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 6। ये k की कीमत, जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हासिल हो जाए तो पुट दैट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो उसको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपको नज़र आ रही होगी यकीनन। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए सर। सही है? तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। लेट मी हाइड माई सेल्फ फर्स्ट। नहीं हुआ, अब हो गया। चलें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, यस, ये आपके सामने ही लिखी हुई है। देखो ये रही इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पुटिंग करनी है। तो c इज इक्वल टू k। k की जगह क्या आएगा? 6, क्योंकि आपने k की जगह वैल्यू पुट की है ना। k n d, n अपनी जगह रहा और d अपनी जगह रहा। अब ये जो स्टूडेंट्स इक्वेशन बनी है, इसको नाम देते हैं हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं जो मालूम करनी है। क्या है बोलें? अब आ जाए डेटा का दूसरा जो हिस्सा है, उसमें आपको कॉस्ट बतानी है। क्या बतानी है स्टूडेंट? कॉस्ट बताएं क्या होगी, जबकि नंबर ऑफ वर्कर्स 300 और डेज 20 हैं। तो अब आपने सिंपली करना यह है कि यहाँ क्या कॉस्ट मालूम करनी है व्हेन n की वैल्यू 300 है और जो डेज हैं वो 20 हैं। दैट्स इट। ओके, ये वैल्यूज यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये इक्वेशन 2 ये रही आपके सामने। c इज इक्वल टू 600, c तो बताना है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई n। n की जगह क्या आएगा? 300 इंटू d, और d की जगह आएगा 20। सही, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, तो 36,000 आ जाएगा। ठीक है, 36,000। मेरा बुक में जो आंसर है उसमें एक ज़ीरो और मौजूद है, आई थिंक कि वो मिस प्रिंटिंग है, उसको बुक के आंसर में जाके सही कर लें। 36,000 रुपीज़ ये कॉस्ट आ गई। रुपीज़ के लिए RS लगा देते हैं शुरू में, तो दिस इज़ कॉस्ट। तो उस काम को ख़त्म करने के लिए अगर मालिक 100 से 300 वर्कर्स कर दे और डेज भी बढ़ा दे, 15 से 20 दिन कर दे, तो उस सूरत में जो है फिर उसको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या होगी? दिन क्यों बढ़ाए मालिक ने काम ख़त्म करने के लिए? डेज भी बढ़ा दिए साथ में, तो नुकसान हुआ ना एक लिहाज से। वो काम 9,000 रुपये में हो रहा था, अब वही काम 36,000 रुपये में होगा। तो उसकी विवर्स वजह ये हो सकती है कि वो चाहता हो कि मजदूर जल्दबाजी में काम ना करें,
कम मजदूर जल्दबाजी में काम ना करें, बल्कि उस काम को बाएहसन खूबी अंजाम दें और अच्छा वर्क करें, अच्छा काम करें। इसलिए जो है उसने ज़्यादा मजदूर लगा दिए ताकि 100 मजदूरों पर ज़्यादा बोझ ना आए। 300 मजदूर कर दिए, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि 3 टाइम्स मजदूर बढ़ा दिए उसी काम को ख़त्म करने के लिए। ना सिर्फ मजदूर बढ़ा दिए बल्कि एक आसानी उनके लिए और प्रोवाइड कर दी कि चलो 15 दिन में नहीं, आप 20 दिन में उस काम को ख़त्म करो। समझ रहे हैं बात को? तो आसानी के साथ करो, अच्छा काम करके दो, चाहे उसे अपनी जेब से ज़्यादा पैसे क्यों ना देना पड़े। तो देखें, पहले वो 9000 रुपीज़ कॉस्ट थी, अब कितनी 36,000, यानी 4 गुना ज़्यादा पैसे जो है वो मालिक के खर्च हो रहे हैं उस काम को अंजाम देने में, लेकिन उसने मजदूरों को ख्याल किया। कितनी अच्छी बात है। लिखने बोलने में कोई गलती हुई है तो बहुत ही मादरत है और इस्लाह कर दिया करें। मैं अक्सर जुमले के वीडियो के आखिर में बोलता हूँ। और अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी तमाम व्यूअर्स देख लें एक नज़र कि वो क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। पाकिस्तान का रियल प्रॉब्लम है ये द सेल टैक्स, बल्कि पाकिस्तान का क्या, हर कंट्री का ही प्रॉब्लम है बना हुआ है इस वक्त। द सेल टैक्स ऑन द परचेज फॉर अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली। ये क्वेश्चन सेल टैक्स और उन अशिया के हवाले से जिनको ख़रीदा जाता है। जब आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट टैक्स है जिसको सेल टैक्स कहा जाता है। उसमें आपको जो चीज़ भी आप ख़रीदें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कार के हवाले से परचेजिंग की गई है कि कोई अगर कार परचेज़ करे, न्यू कार, तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो उस हवाले से है। इज़ दैट क्लियर? और वैसे तो हर चीज़ पर ही टैक्स है, याद रखिएगा। आप मेडिकल की कोई चीज़ यानी टैबलेट लेने भी जाते हैं अगर 5 रुपए की, 5 रुपीज़ की, तो उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जो हमें अदा करना चाहिए, हर एक को अदा करना चाहिए, ताकि जो है हमारा मुल्क तरक्की करे तेज़ी के साथ और मसाइल से निकल आए बाहर। तो इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में इस लास्ट क्वेश्चन 5 के साथ, और इसके साथ ही ना सिर्फ ये एक्सरसाइज वाइंड अप होगी बल्कि आपका चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।